राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 10 अपलोड हो चुके हैं, जो कि विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। खासतौर से जो बच्चे इस समय UPNMMS राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रासायनिक प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल रासायनिक प्रदूषक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कीटनाशक, दूसरा जीवाणु, तीसरा रासायनिक खाद और चौथा ऑप्शन है पादप। पादप अर्थात पौधे। तो इनमें से कौन रासायनिक प्रदूषक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पौधे होते हैं ये रासायनिक प्रदूषक नहीं हैं, बल्कि कीटनाशक, रासायनिक खाद और जीवाणु ये सभी रासायनिक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें पूछा गया है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। पहला ऑप्शन है N2, दूसरा है SO2, तीसरा ऑप्शन है O2 और चौथा ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये ग्रीन हाउस गैस होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है तारक केंद्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो कोशिका का जो बिजली घर यानी कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोशा का ऊर्जा घर कहलाता है। कोशा का जो ऊर्जा घर कहलाता है वो कौन सा सही है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशा का ऊर्जा घर भी कहते हैं और कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, बात एक ही है। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला प्रश्न है, सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है। सजीवों में जो आनुवांशिकता की इकाई होती है उसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा है जीन, तीसरा ऑप्शन है DNA, चौथा ऑप्शन है RNA। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DNA। ये जो है ऑप्शन इसका सही है, सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन आ जाए अगर, तो उसे क्या कहेंगे। आनुवांशिक पदार्थों में अचानक आने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है अनुकूल, दूसरा है प्राकृतिक चयन, तीसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है जनन। तो अचानक परिवर्तन आने का तात्पर्य होता है उत्परिवर्तन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन है यूग्लिना और चौथा ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है स्पाइरोगाइरा में। बाकी अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जीवों की संरचनात्मक इकाई कौन सी है। इनमें से जीवों की संरचनात्मक इकाई कौन सी है। वर्ष 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। जीवों की संरचनात्मक इकाई, पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है अणु, तीसरा ऑप्शन है पेशी और चौथा ऑप्शन है कोशिका। तो जो जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका यानी कि सेल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के किस अंग में होती है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है अंतःप्रद्रवी नालिका, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये कोशिका के हरित लवक में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है। अभी हम लोगों ने एक कोशिकीय जीवों की बात की थी। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना होते हैं। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा अमीबा, तीसरा पैरामीशियम और चौथा ऑप्शन है विषाणु यानी कि वायरस। तो जो एक कोशिकीय नहीं होता है वो वायरस नहीं होता यानी कि विषाणु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका अर्थात सेल की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है JD वाटसन, चौथा ऑप्शन है मुलर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में पूछा गया। एक कोशिकीय कौन सा जीव है? पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा ऑप्शन है मेढक, तीसरा ऑप्शन है जोंक, चौथा ऑप्शन है अमीबा। तो हम लोगों ने एक कोशिकीय जीवों की बात की थी, तो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अमीबा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसायनिन पहला ऑप्शन है, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है जैंथोफिल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है? इनमें से चार ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो कि ऊतक कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा है रक्त, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है आमाशय। तो ऊतक होता है रक्त, ये जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पौधों के लिए है? पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिब्रेलिन के द्वारा पौधों में वृद्धि होती है, तो ये पौधों की वृद्धि करने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्रावक है, यानी कि इंसुलिन जो है ये कहाँ से स्रावक यानी कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है आग्नाशय ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है वृषण। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, इसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, और यही है मास्टर ग्रंथि जिसको जो कि मस्तिष्क में होती है। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है, जबकि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसे यकृत यानी कि लीवर कहते हैं। और इंसुलिन का स्रावक जो होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति हार्मोन कौन सा है? ऐसा हार्मोन जो कि वनस्पति है। पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है थायरोग्लोबिन, तो और चौथा ऑप्शन है सेक्रोटिन। इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है ये वनस्पति हार्मोन यानी कि पौधों से संबंधित हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधों में जो जल का अवशोषण होता है किस अंग के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है तना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पत्ती, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पुष्प, और चौथा ऑप्शन दिया गया है जड़। तो जल का जो अवशोषण होता है पौधों में ये जड़ के द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया को जो है जाइलम, इसको जाइलम भी बोलते हैं, जड़ के द्वारा अवशोषण किया जाता है। जल का अवशोषण जड़ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? अभी हम लोगों ने बात कर चुके हैं इस बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। थायराइड ये गले में ग्रंथि होती है, और पीयूष ग्रंथि को मैं बता चुका हूँ, ये मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर इसको कह सकते हैं ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फलों का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? फलों का विकास किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है परांकुरों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मूलांकुरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय के द्वारा, चौथा ऑप्शन है पत्ती के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अंडाशय के द्वारा। जो फलों का विकास होता है वो अंडाशय के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जड़ों का विकास किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है परांकुरों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मूलांकुर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तने के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है पत्ती के द्वारा। तो जड़ों का जो विकास होता है ये मूलांकुर द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जबकि फलों का विकास अंडाशय के द्वारा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पके हुए आम के में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? वर्ष 2017 की परीक्षा में ये पूछा गया है। पका हुआ जो आम होता है उसका जो भाग खाया जाता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फल भित्ति, दूसरा ऑप्शन है मध्य भित्ति, तीसरा ऑप्शन है अंतः भित्ति और चौथा ऑप्शन है बाह्य भित्ति। तो जो पके हुए फल का खाए जाने वाला भाग होता है वो मध्य भित्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पत्तियों में जो भोजन होता है किस रूप में एकत्रित हो जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा ऑप्शन है खनिज तत्व, चौथा ऑप्शन है स्टार्च। तो सभी लोग जानते हैं ये जो है स्टार्च के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे हमें किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2013 में पूछा गया। पौधे हमें किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है परिसंचरण, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है। वृद्धि के कारण जीव में कौन सा परिवर्तन हो जाता है? वृद्धि के कारण जीव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो पहला ऑप्शन है आकार में परिवर्तन होता है, दूसरा ऑप्शन है आकृति में परिवर्तन होता है, तीसरा ऑप्शन है आकार एवं आयतन दोनों में परिवर्तन होता है या फिर चौथा ऑप्शन केवल आयतन में परिवर्तन होता है। तो वृद्धि के कारण जीव में आकार एवं आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन कहाँ पर होता है? कोशिका में जो अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है ये पहला ऑप्शन है एटीपी अणुओं में, दूसरा है एडीपी अणुओं में, तीसरा ऑप्शन है डीएनए अणुओं में और चौथा ऑप्शन है आरएनए अणुओं में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। एटीपी अणुओं में अतिरिक्त ऊर्जा संचयित हो जाती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो हाइड्रा जो होता है आपने देखा होगा, हाइड्रा जो अपना भोजन प्राप्त करता है ये कूट पादों के द्वारा या फिर मुख के द्वारा या फिर स्पर्शकों के द्वारा या फिर चोंच के द्वारा प्राप्त करता है। तो हाइड्रा अपना जो भोजन है ये स्पर्शकों के द्वारा प्राप्त करता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमाशय में स्रावित करता है। आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है तनु साइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है तनु नाइट्रिक अम्ल। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यही आमाशय में स्रावित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है। यानी कि ऐसे कीटभक्षी जो पौधे होते हैं कहां पर पाए जाएंगे? जहां पर भूमि में क्या कमी होगा? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है पहला ऑप्शन सही है नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन की कमी हो जाने से वहाँ पर कीटभक्षी पौधे उग आते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो विज्ञान की इस सीरीज़ में 30 प्रश्न लेकर के हम आते हैं। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप ये भी साथ साथ बताइएगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या फिर नहीं किया है। यदि आपने नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइए जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखिएगा 1 से लेके 11 तक यानी कि 1 से लेके 11 तक प्रैक्टिस सेट जो कि सीरीज़ के अंतर्गत हमने भेजे हुए हैं, इनको आप लोग देखिए और परीक्षा में 100% सफलता हासिल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।